हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसपी क्लासेस। आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के 1.2 एक्सरसाइज का बचे हुए भाग को पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। जो तीसरा सवाल है, हमने पिछले वीडियोज में बताया है 1.2 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 के तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है 3 सवाल है। बोला है कि आप इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए बाय द गणित का आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो पहला सवाल है, इसका पहला सवाल है 12, 25 और 21 का। ठीक है, तो हल करेंगे। हल ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तियां 12। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1। ठीक है, 3 के घाते 1। अब 15 का करेंगे तो इसका आएगा 3 गुणे 5। तो इसको लिखेंगे 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। ठीक है, इसी तरह 21 का करेंगे तो 3 साते 21। तो 3 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। 12, 15, 21 का। तो हमने बताया था कि एचसीएफ उसको सेलेक्ट करेंगे इसमें से जो तीनों, अब यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में जो हो प्रेजेंट हो और सबसे छोटी घात हो। देखिए 3 के घाते 1 यहाँ भी है, 3 के घाते 1 यहाँ भी है और 3 के घात 1 यहाँ भी है। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 के घात 1 लिख लेंगे। अब 2 के घात 2 यहाँ है लेकिन इसमें किसी में नहीं है। तो इस तरीके से 3 के घाते 1 कितना होगा, 3 होगा। यही आपका क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो 12, 15 और 21 का तो क्या लिखेंगे, जो सब में कॉमन है 3 के घाते 1, बड़ी घात लिखेंगे तो बड़ी घात 3 के घात 1 ही है। अब 2 के घाते 2 गुणे 5 के घात 1 गुणे 7 के घात 1। तो ये हो गया 3 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 5 60 गुणे 7, 7 छक्का 42, 420। तो आपका क्या हो गया, पहला का एलसीएम एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं। दिया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, इसका हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो फिर से वही काम करेंगे, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, 17 ही होगा। 23 का करेंगे तो 23 का भी कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि ये भी 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और 29 का भी कोई भी नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। तो इसके घाते 1, इसके घाते 1, इसके घाते 1। तो एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो सब में हो। ठीक है, तो एक चीज देखिए इसमें सब में है जो हमने सब में छोड़ दिया, 1 के घाते 1, 1 के घाते 1, 1 के घात 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 का कितना हो जाएगा, जो तीनों में है 1 के घात 1 बराबर 1। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना होगा। तो एलसीएम बराबर 17 गुणे 17, 23, 29। तो अब क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे। 17 घात 1 गुणे 23 की घात 1 गुणे 29 की घात 1 गुणे 1 घात 1, सबको गुणा कर लेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, जो गुणा करने जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ये आप लोग कर लेंगे गुणा हमें आराम से। ठीक है, अब इसका तीसरा सवाल है। तीसरा क्वेश्चन है इसी का तीसरा 8, 9 और 25 का। ठीक है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के घाते 3। ठीक है,
9 का करेंगे तो 3 के गुणे 3, 3 के घाते 2। 25 का करेंगे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5 घाते 2। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ 8, 9, 25 का, तो यहाँ से कितना मिलेगा सबके घाते, जिस तरीके से इसमें 1 1 1 था उसी तरह इसका यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की घात 1, 1 घात 1 गुणे 1 घात 1, तो ये 1 की घात 1 बराबर 1। ठीक है, एलसीएम निकालना होगा 8 गुणे 9 और 25 का एलसीएम निकालना होगा, तो वही 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 1 घाते 1, तो 2 8 गुणे 9 गुणे 25 गुणा कर लेंगे। ठीक है, 25 8 है, 8 दूनी 40, 8 दूनी 16, 4 20, 25 8 है 200 गुणे 9, तो 9 दूनी 18, 1800 आ गया। ठीक है, तो एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम 1800 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि एचसीएफ ऑफ किसका 306 कामा 657 बराबर 9, ये दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 का एलसीएम पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो एक सूत्र हमने बताया था, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। तो सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था कि एचसीएफ ऑफ 306 657 गुणे एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 बराबर ए गुणे बी। तो ए यहाँ पे क्या है 306 गुणे 5 657, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दी है एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे 9 गुणे एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 बराबर 306 गुणे 657। ठीक है, इसका मान हमने रख दिया। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर देंगे, तो एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, इस 9 को कहाँ ले आए, भाग में, गुणा था तो भाग में चला गया, इसको क्या कहते हैं पक्षांतर करना कहते हैं। ठीक, अब 9 से इसको काट देंगे, तो 9 से काट के देखेंगे 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36, तो कितना हो गया 34 गुणे 657, गुणा करके लिख लेंगे 657 में 34 को गुणा कर लीजिए, 4 7 28, 8 हंसी लगा 2, 4 5 20, 2 22 को 2 हंसी लगा 2, 6 चौक 24, 2 26, 3 7 21 के 1 हंसी लगा 2, 3 5 15, 2 17 7 हंसी लगा 1, 7 18 19, 8 3 6 12 3 हंसी लगा 1, 9 10 12 2 हंसी लगा 1 2, तो कितना आ गया 2 2 3 3 8, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का भी प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करके हम कर सकते हैं, लेकिन वो इससे थोड़ा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल क्या है हमारा, पांचवा सवाल दिया हुआ है कि चेक करिए कि क्या 6 के घाते 9 जो है कभी हल करने पर इसका लास्ट अंतिम डिजिट जो है 0 होगा, जहां पे n क्या है, n हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो हमने नियम पढ़ा हुआ है एक ठो कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें यानी गुणनखंड करें तो क्या होगा, अगर 6 का हम गुणनखंड करते हैं तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के घाते n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घाते n, यानी कि 2 के घाते
n और 3 की घाते n, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कह रहे इसका मतलब ये हो गया कि इसका क्या है, अंतिम डिजिट 0 होगा, यानी अगर n का मान हम 1 रख दें, अगर हम देखिए पहले समझ लेते हैं, 6 घाते n है, अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अगर हम n का घात 2 रख दें, ठीक, 2 रखने पे तो 6 4 का 36 हो जाएगा। फिर n का घात 3 रख दें तो 6 4 36 गुणे 6, ठीक है। इस तरीके से हम रखते चले जाए तो इसको हल करने पे क्या अंतिम डिजिट का फिर शून्य मिलेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसका घात शून्य होने के लिए, इसके अंतिम डिजिट को शून्य होने के लिए इसमें जो है 5 का गुणनखंड और आना चाहिए। अगर इस 5 का गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 5 मिलके ही शून्य बना सकते हैं, मिलके ही शून्य बना सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब प्राइम जो है हमारा कौन सा नियम, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि अगर इसके 2 गुणनखंड हैं, इसके 2 गुणे 3 केवल 2 ही गुणनखंड है तो इसको 2 ही गुणनखंड होंगे, ठीक है। तीसरा नहीं आ सकता है, तीसरा नहीं आ सकता, 5 नहीं आएगा। तो जब 5 नहीं आएगा तो क्या इसके अंतिम डिजिट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका कहने तो इसका आंसर होगा कि यह 9, इसका जो है 6 के घाते n का अंतिम डिजिट शून्य नहीं होगा, ठीक है। इसी चीज को जो हमने बोला है, इसी चीज को आप रिटर्न में यहाँ लिख के दर्शा सकते हैं कि 6 के घाते n का जो गुणनखंड है उसमें 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसका अंतिम डिजिट शून्य नहीं होगा। अगर हम लिखने चलेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, जो नहीं 6ठा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ क्यों 7 गुणे 13 गुणे 13 सॉरी 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 5 भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं का नियम क्या है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले ये तो जानते ही होंगे आप लोग। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके जिसका एक और खुद के अलावा भी गुणनखंड हो, वो क्या संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसी का जस्ट उल्टा है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और खुद स्वयं वही हो तो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या का नियम कहता है कि एक और खुद के अलावा भी कोई गुणनखंड हो, यही है ना भाज्य संख्या, मतलब एक हो, खुद हो और उसके अलावा अगर कोई एक भी मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 6 है, 6 का एक तो है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ये देखिए 1 और 6 के अलावा इसके 2 और गुणनखंड है, तो इसलिए ये क्या संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहला जाएगी। वही अगर 5 को ले लें तो 5 क्या है, 1 और 5, यानी 1 से और 5 से ही कटेगा ये, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है कि क्या इस संख्या का और इस संख्या का खुद के अलावा और एक के अलावा भी कोई गुणनखंड है, तो बिल्कुल है। देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ठीक है, ये एक कोई संख्या है। इस संख्या का देखिए ये जो संख्या जो भी है, गुणा करने पर जोड़ने पर जो भी मिले वो तो उसका गुणनखंड है ही। एक तो ये संख्या खुद में है, आपस में खुद में है, एक भी है इसका गुणनखंड, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 13 निकाल सकते हैं। तो 13 से भी ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी कि 13 भी इसका एक क्या है, गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इसलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये संख्या खुद 1 और 13 से भी विभाजित हो जा रही है, ठीक है। उसी तरह इसको देखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अब देखिए ये जो भी संख्या है, ठीक है, 1 से तो कटेगी ही कटेगी,
और ये जो संख्या है वो खुद से तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन यहाँ से हम देखें तो 5 कॉमन निकल जाएगा। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 1 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या करेगी, 5 से भी विभाजित होगी, 1 से विभाजित हो गई, 5 से विभाजित हो गई और स्वयं इससे भी विभाजित हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये संख्या क्या है, जिसका एक और खुद के अलावा भी अगर कोई और वो है किसी संख्या से कट जाती है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी ये भी संख्या क्या है, भाज्य संख्या कहला है। तो यही आपको दिखाना था कि क्यों ये जो है भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका एक और मल्टीपल मिल गया, एक और गुणनखंड मिल गया जो कि इसका 13 है। और ये क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद और खुद के अलावा एक के अलावा भी 5 से भी विभाजित हो जाती है, इसलिए ये 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए भाज्य संख्या है। और ये संख्या 13 से विभाजित हो जाती है, इसलिए भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये यही चीज हम क्या जो बोल रहे हैं वही रिटर्न हम 2 लाइन लिखेंगे और अपना आंसर को जस्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारा कि एक कोई सर्कुलर एक राउंड शेप में गोलाकार पाथ है जिसको एक राउंड लेने में सोनिया जो है एक चक्कर के लिए 18 मिनट लगा देती है। ठीक है, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर इसको पूरा करने में सोनिया 18 मिनट लगा देती है। और वही रवि है, रवि इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट का समय लेता है। एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट का समय लेती है और रवि 12 मिनट का समय लेता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो कि ये दोनों जो है रवि और सोनिया एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दौड़ना, तो ऐसा कौन सा समय आएगा या कितने समय के बाद ये दोनों फिर से जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। यानी कि ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरीके के सवाल में हमें क्या करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 12 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3, तो कितना आएगा, 2 घाते 1 × 3 घाते 2। ठीक है, 3 के घाते 2, 3 3 9 दूनी 18। 12 का करेंगे तो 2 × 2 × 3, इसका गुणनखंड करेंगे 12 का, तो 2 × 2 × 3, 2 घाते 2 × 3 के घाते 1। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने बताया था कि सबसे बड़ी घात लेंगे। तो देखिए 2 की बड़ी घात कितनी है, 2 है, 2 के घाते 2 लिख लिया हमने, गुणे 3 की बड़ी घात कितनी है, 2 है, 3 की बड़ी घात 2 तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9 बराबर 36 मिनट। यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद ठीक इसी पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे कि रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया है। अब हम आगे की कक्षा में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक को और इसके आगे के एक्सरसाइज को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे भी अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।